नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और मैं इस चैनल पर भूत प्रेत जिन्नात ऐसी शक्तियों की कुछ अनूठी कहानी सुनाने का प्रयास करता हूँ। ऐसी कहानियाँ मैं चुनता रहता हूँ। कुछ कहानियाँ आप लोग भी मुझे भेजते रहते हो और कुछ कहानियाँ हमारे जो सोर्स हैं उनकी तरफ से मुझे मिलती रहती है। तो चलते हैं आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजे हैं संजय जी, छत्तीसगढ़ के रहने वाले संजय जी। इनके साथ में ये जो घटना घटी थी वो साल था 1990 का। संजय जी के मानना था कि उनके पिता जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, एक जिन के संपर्क में थे। एक बूढ़ा जिन था जो उनकी कभी वो मदद किए थे जब वो रोड पर किसी ट्रक या किसी वाहन से टकरा जाता है, घायल हो जाता है। तब उनके पास में हलवाई की दुकान थी। अब उसको इंसान समझ करके अपने दुकान में ले जाते हैं, उसकी देख रेख करते हैं और इसके बाद जब वो ठीक हो जाता है तब उसको घर पहुंचाने का काम करते हैं। इससे जो जिन था ना, बूढ़ा जिन था, वो मेरे पापा पर बहुत ज़्यादा खुश हो गया था। मेरे पापा का गाहे बगाहे कुछ ना कुछ मदद किया करता था। जब मेरे पापा उस टाइम बहुत गरीबी हालत में जी रहे थे, दुकान तो बस थी नाम मात्र की, चल नहीं पा रही थी। दुकान खोलने में भी उस जिन का बहुत बड़ा हाथ था। दुकान जो हमारी एक तरह से बंद के कगार पर थी, तब वो जिन, बूढ़ा जो जिन था, हमारे पापा का अच्छा खासा मदद किया था। वो सारे ट्रिक, सारे गुर बताया था और धन से भी सहायता किया था। तब तक मेरे पापा जानते थे कि मैं इसका इलाज वगैरह किया हूँ, अब इसका मैं देख रेख किया हूँ, शायद ये एहसान चुकाता है, ये इंसान ही है। लेकिन उनको नहीं पता था कि जिसको उन्होंने सेवा भाव किया था, उसको खतरे से बाहर निकाला था, उसकी देख रेख की थी, वो इंसान ना होकर के एक जिन परिवार का सदस्य था, खुद ही एक बूढ़ा जिन था। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरुआत करते हैं और संजय के ही शब्दों के द्वारा। दोस्तों, आपने कहानी का थोड़ा सा हिस्सा मैंने आपको पहले बता दिया। अब इसके बाद जो मेरे पिताजी थे ना, अब वो जिन के सहारे, अभी तक वो जानते नहीं थे कि जो बूढ़ा जिन कभी कभी रात को मेरे पास में आता है, मेरे दुकान पर बैठता है, मेरी मिठाई को चखता है, अब फिर कुछ ना कुछ आइडिया देता रहता है कि देखो तुम ये वाला मिठाई कुछ ज़्यादा ही बनाया करो, देखो तुम्हारी ये मिठाई बिक्री हो रही है। मतलब अपना राय जरूर देता था। पिताजी और मैं उस जिन बाबा की अब बहुत घनी दोस्ती हो गई थी। और कभी कभी मेरे जो पिताजी थे हलवाई का काम करते थे, कभी कभी जिन अपने घर पर भी लेके जाता था। और तब पिताजी को लगता था कि हम अलग दुनिया में आ गए। उनको लगता था कि अरे भाई, जिससे मेरी दोस्ती हुई, ये तो कहाँ राजा भोज और कहाँ मैं। मतलब ऐसी मिसाल दिया करते थे। कहते थे कि मुझे तो लगता है कि उस घर पर जा कर के कि मैं किसी राजमहल में आ गया हूँ। वहाँ पर तो बहुत सारा भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं और वहाँ पर मैं ही एक हलवाई नहीं हूँ, और भी वहाँ पर काम कर रहे हैं, तरह तरह का पकवान बन रहे हैं। लेकिन जो मेरे पिताजी पकवान बनाया करते थे और उसकी तारीफ उनको ज़रूर मिलती थी। खैर, पिताजी का ज़माना था और मैं अपनी ज़माने की अब कहानी बता रहा हूँ। आप सोच रहे होंगे कि आखिर पिताजी का उस जिन का दोस्ती का क्या हुआ। तो चलिए पहले मैं आपका सस्पेंस ख़त्म कर देता हूँ। मैं भी अब बड़ा हो गया था, गाहे बगाहे मैं भी अपने पिताजी का दुकान पर जाया करता था, कभी दिन के टाइम में, कभी शाम के टाइम में। तो मैंने भी एक दो बार उस बूढ़ा जिन को देखा था। मुझे एक साधारण सा इंसान लगा था। मुझे लगा कि जैसे आम लोग आके बैठते हैं, अब वो भी आके बैठा हुआ है। मेरे पिताजी ने अब उनको बताया था कि देखो ये हमारा बेटा है, आज तब कहे कि हलवाई का काम इसको भी सिखाना। मेरे पिताजी कहने लगे नहीं, ये मानता नहीं है, ये तो कहता है कि मैं शहर में जाकर नौकरी करूँगा, मुझे पढ़ाई अच्छी लगती है, मैं तो कोई नौकरी करना चाहता हूँ। तब जिन बाबा जो थे, मैं अभी तक उनको इंसान समझता था, तब मेरे तक देख के कहने लगे कि तेरे भाग्य में अब बड़ा हलवाई बनना ही लिखा है, तू तेरा अपना बड़ा काम होगा, मिठाई का शॉप होगी, देखना इसी काम से तू आगे बढ़ेगा, तू नौकरी चाकरी और शहर जाने का जिद छोड़ दे। वो उस टाइम मैं खून के घूंट पी लेता था। मैं अपने मन में एक सपना पाल रखा था कि मेरी सपनों को तोड़ने वाला ये व्यक्ति कौन होता है।
मैं उसकी बात को अनसुनी करता था। मैं बोल तो नहीं पाता था, मैं चुपचाप रह जाता था। मैं एक दो बार जरूर उनसे मिला था। पिताजी भी अपना दुकान सही चल रहा था और मेरी दो बहनें थी। एक बहन का शादी अब आराम से हमारा धूमधाम से हो जाता है। इसके बाद दूसरी बहन का नंबर था। मैं तो तीसरे कगार पर था। अभी तो मैं शादी ब्याह से दूर अपना भविष्य संवारने की कोशिश कर रहा था। मैं सोच रहा था कि मैं शहर जाऊंगा, शहर में मुझे अच्छी नौकरी मिल जाएगी और इसके बाद मैं जो अब पिताजी कहेंगे मैं वो करूंगा। अगर कहेंगे शादी कर लेगा, करना है तो मैं शादी कर लूँगा। मैं सब कुछ सपना जैसे अपना बुन रखा था। मैं अपने भविष्य के बारे में सब कुछ मैं जान, ऐसा लगता था कि मैं सब कुछ अपना समय से पहले मैं करना चाहता हूँ। मैं ऐसा ही एक तरह से कहूँ ना, ऐसे ही मैं विचार रखने वाला व्यक्ति था। मैं दूर की बातें सोच कर रखता था कि कल मुझे क्या क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, सब कुछ मैं अपनी दिमाग की डायरी में नोट करके रखता था। मैं बहुत कम सोता था। अब मैं अपने काम पर जो ठान लेता था, मैं उस लक्ष्य को जरूर पूरा करता था। आखिरकार जब मेरी पढ़ाई पूरी हो जाती है तब मैं अपने पिताजी से जिद करने लगता हूँ कि मुझे शहर जाना है, मुझे नौकरी करना है। मैं आपकी तरह यहाँ पर सड़क पर धूल मिट्टी का मैं अब अपने चेहरे पर बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मतलब गांव देहात के क्षेत्र में मैं रह नहीं पाऊँगा। मैं तो किसी एसी वाला ऑफिस में बैठूँगा, वहाँ मुझे नौकर चाकर मिलेंगे। मैं अपनी सपना जो था पिताजी को बताता रहता था। अब पिताजी मंद मंद मुस्कुराते रहते थे। कई बार मुझे समझाने की कोशिश किया कि वो बाबा जी ने तुम्हें क्या कहा था, वो सब कुछ जानते हैं, तुम्हारा भविष्य पढ़ लिए थे, तुम्हें कहीं भी जाओगे लौट के यहीं आना होगा, तुम्हारा जो काम धाम यहीं से शुरुआत होगा, अब इस दुकान को आगे बढ़ाने का तुम्हारा काम है। मैं अपने पिताजी को कैसे समझाया करता था वो मैं ही जानता था। मैं उनको बहुत समझाता था कि देखो पिताजी, मुझे जाने दो, मैं शहर में जाकर के अपने लिए नौकरी का जुगाड़ करूँगा और तब आप कहना। अगर मैं नौकरी नहीं कर पाया, मैं शहर में नहीं रुक पाया, तब मैं आपका काम जरूर करूँगा। आखिरकार पिताजी मुझे भेजना तो नहीं चाहते थे, लेकिन मन मार के भेजते हैं। मैं शहर आता हूँ। मैं पढ़ा लिखा था ऐसा नहीं था, पढ़ा लिखा था, लेकिन शहर में आने के बाद आटे दाल का भाव पता लगता था। जो मेरी सपना था ना, अब तो ऐसा लगने लगा था कि कभी वो सपना पूरा ही नहीं होगा। जो मैंने नौकरी का ख्वाब पाल रखा था वो तो मुझे दूर दिखाई दे रही थी। मैं तो उन तक पहुंच भी नहीं सकता था। और तब धीरे धीरे मेरा सपना टूटने लगा था। लेकिन मैं भी जिद पर अड़ा हुआ था। साल डेढ़ साल तो मैं वहाँ पर काट लेता हूँ, छोटी मोटी नौकरी करके। लेकिन पिताजी को सब पता लगता रहता था। अब हमारे पड़ोस में हमारे गांव के लोग अब वहीं पर रहते थे जिनके पास मैं रहता था, तो सब खबर मेरे पिताजी को मिलता रहता था। पिताजी गाहे बगाहे मुझे खबर दिया करते थे, अरे बेटा लौट आ, लौट आ, वो शहर तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए हमारा दुकान है, हम दोनों मिलकर के दुकान को आगे बढ़ाने के काम करते हैं। लेकिन मैं कहाँ एक बार जिद कर लेता था, ठान लेता था। मैं अपनी जिद पर अड़ गया था कि नहीं, मैं अभी संघर्ष करूँगा, देखता हूँ कि मैं अपनी मंजिल पाऊँगा कि नहीं। लेकिन इस संघर्ष करने में 2 साल मेरा अनमोल टाइम शहर में निकल जाता है। मैं अपनी मंजिल को पा नहीं पाता हूँ। तब मुझे लगता है कि मेरे पिताजी बिल्कुल सही कह रहे थे। अगर मैं यहाँ पर अब इतनी मेहनत का काम करूँगा तो इससे बढ़िया है कि मैं अपने गांव पर रहूँ, अपने घर पर रहूँ और अपने पिताजी की दुकान को आगे बढ़ाऊँ। तब मेरा दिमाग घूम जाता है, मैं अपने गांव लौट जाता हूँ। इसके बाद पिताजी खुश हो जाते हैं, कहते हैं बेटा मैं तुमसे कहा था ना कि देखो तुम्हें यहीं लौट कर आना पड़ेगा, हम इस दुकान को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बेटा अभी अपना बहन का शादी किया है ना, तुम्हारी बहन का शादी हुआ है, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च हो गया। कुछ पैसा तो उस बाबा जी से मैंने लिया हूँ, उनको भी उधारी लौटानी है। अब मैं उनके आगे शर्मिंदगी महसूस करता हूँ, लेकिन वो मुझसे पैसा नहीं मांगते। लेकिन मेरा फर्ज क्या है। मैं अब दुकान पर बैठने लगा था। पिताजी का जो भी सीखने का टाइम था मुझे सिखाते थे और मैं पढ़ा लिखा था तो जल्दी जल्दी मैं सीख जाता था। मैं खुद अपना मेहनत करने लगा, मिठाई और जो भी नाश्ता पानी था मैं खुद अपना तैयारी करने लगा। लेकिन मैं चाहता था कि मेरे जो साधारण सा होटल है उसका विस्तार किया जाए,
उसको थोड़ा सा बढ़िया बनाया जाए, लोगों में अब चमक धमक रहेगी, तभी तो लोग ज़्यादा आएंगे हमारे दुकान पर। मैं शहर में देख के आया था कि वहाँ के होटल वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह कैसे होते हैं, लेकिन इतना पैसा हमारे पास में अभी नहीं था। अभी तो हमारी एक बहन अभी शादी के लिए तैयार बैठी थी, उसके लिए भी पैसा जोड़ना था। और मेरे पापा का कहना था कि देखो, कुछ पैसा हमने लोगों से भी उधार लिए हैं। और इसके बाद उस बाबा जी जो मुझे बताए थे, कि मेरा भविष्य देख के बताए हैं कि तुम्हारा काम यहीं से स्टार्ट होगा, उनसे भी हमने अब पैसा उधार लिया हुआ है, उनको पैसा चुकाना है, गांव वालों को चुकाना है। और तब मैं सोचने लगा, पापा को समझाने लगा कि आप चिंता मत करो, हम लोग मेहनत करेंगे और देखना कुछ ना कुछ हम ज़रूर आगे बढ़ेंगे, थोड़ा वक्त ज़रूर लगेगा। लेकिन पहले हम चाहते थे कि अपनी दूसरी बहन का भी हम रिश्ता कर दें, उसको भी अपने घर विदा कर दें। और इसके बाद मैं अपना होटल को आगे बढ़ाना चाहता था। मैं साल भर अपने दुकान पर मेहनत करता हूँ, और इसके बीच वो बाबा जी कई बार मुझे मिले थे, और जब मुझे देखे तो हंसने लगे। और जब भी आते थे ना, शाम ढले हुए, जब शाम ढलती थी, अंधेरा हो जाता था, और तभी आते थे, हमारी दुकान की चाय नाश्ता करते थे, तारीफ भी करते थे। अब मेरी हाथ का बना हुआ उनको मिठाई भी पसंद आने लगी थी। वो मुझे कुछ समझाने की कोशिश करते थे, और मैं उनकी बात को मान भी लेता था। कहता था कि हाँ, अगली बार मैं सुधार करूँगा, जैसा आपने बताया है मैं ऐसे ही मिठाई बनाने का कोशिश करूँगा, शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। बड़ा खुश हो जाते थे, मेरे सर पर हाथ फेरते थे। और इसके बाद जब एक शाम को लौट रहे थे, मैं अपनी दुकान पर अकेले ही था, पिताजी किसी काम से गए हुए थे। वो आते हैं तो मैं देखता हूँ उनके साथ में एक खूबसूरत कन्या थी, बहुत ही खूबसूरत, किसी फिल्मी हीरोइन से कम नहीं थी। मैं जब शहर गया था तो फिल्म भी देखना शुरू किया था, और तब मेरे मन में ख्वाब लगने लगता था, सजने लगता था कि काश मेरी भी शादी हो तो ऐसी किसी हीरोइन के साथ में हो। वो जब मैं फिल्म देखता था तो सपना मैं खुद बुनने लगता था, और जब मैं उस लड़की को अपने दुकान पर देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि ऐसी लड़की के बारे में तो मैंने सोचा था। वो बाबा जी शायद उनकी बेटी थी या कोई रिश्तेदार थी, ये तो मैं उस टाइम जानता नहीं था। मेरे पास में आते हैं और उस लड़की कहते हैं, बैठो बेटी, ये अपना ही दुकान है, क्या खाना है बता दो। तब वो लड़की मिठाई को देखती है और कहती है कि जो बढ़िया हो आप मुझे दे दीजिए। मैं सबसे बेहतरीन मिठाई निकाल करके और उस लड़की को प्लेट में देता हूँ। मैं उसका चेहरा देख करके एकदम दंग रह गया था। इतनी सुंदर लड़की गांव में रहती है, वो भी हमारे देहात के क्षेत्र में, मैं सोच ही नहीं पा रहा था। लेकिन जब वो मिठाई की तारीफ करती है तो मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। कहती है वाकई लाजवाब मिठाई है। और उसके बाद बाबा जी तो कम आते थे, लेकिन लड़की हमारे दुकान पर शाम ढलते ही कभी एक दिन पर, कभी 2 दिन पर, कभी 3 दिन पर, मतलब आती जरूर थी। जब भी आती थी उसी मिठाई का डिमांड रखती थी। कहती है बस मुझे वही वाला मिठाई 2 पीस दीजिए, मैं ज़्यादा नहीं खाऊंगी, बस मुझे 2 पीस चाहिए। वो मिठाई मैं देता था, आराम से उसका स्वागत करता था, और वो मिठाई खाती थी, तारीफ करती थी। और जब पैसा देने लगती थी तो मैं मना कर देता था कि नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, मैं आपसे पैसा नहीं लूँगा। और तब वो मुस्कुराती थी और कहती है आप दुकानदार हो ना, अगर आप ऐसा ही सबके साथ में करने लगोगे तो फिर अब पैसा कहाँ से कमाओगे, अपना खर्च कैसे चलाओगे। और तब मैं कहता हूँ कि हमारे दुकानदार, मेरी दुकान पर तो बहुत सारे लोग आते हैं, मैं सबके साथ ऐसा थोड़ी करता हूँ, कुछ खास लोग होते हैं और तभी तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, आप उनमें से सबसे खास हो। शायद वो मेरी बात का मतलब समझ गई थी, शर्मा गई थी, मुस्कुरा दिया था, और इसके बाद मेरी दोस्ती की शुरुआत हो गई थी। वो मैं बताया ना, जब भी मुझसे मिलती थी शाम के अंधेरा होने के बाद, वो बाबा जी अब मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। मैं जब बाबा जी का जिक्र किया लड़की से कि क्या आपके वो रिश्ते में कुछ लगते हैं, तब कहती हाँ रिश्ते में ही लगते हैं। तो अब कहाँ है, मैं काफ़ी दिन हो गया मैं मिला नहीं। तब वो कहती है कि वो किसी काम से बाहर गए हुए हैं, हो सकता है जल्दी लौट आए या फिर लौटने में टाइम भी लगे, कुछ कहा नहीं जा सकता है। मैं अब वो लड़की दोस्त बन चुके थे। जब लड़की आती थी ना, जब मेरे पापा होते थे, तब तो मैं एक ग्राहक की तरह अब ऐसे ही ट्रीट करता था।
वो भी समझ जाती थी कि मामला कुछ गड़बड़ है। हम सावधान हो जाते थे। लेकिन जब पापा नहीं होते थे तो हम एक तरह से खुले होते थे, अपना विचार एक दूसरे को देते थे। मतलब अभी जो नज़दीकियाँ थी, लेकिन इतनी नज़दीकियाँ नहीं थी कि हम एकांत में जा कर के मिले। वो समय नहीं आया था। अभी तो बस आदान प्रदान चल रहा था। दोस्ती का मजबूत गांठ बन रही थी। प्यार का शुरुआत हो चुका था। जब तक हम एक दूसरे को देखते नहीं, चैन आता ही नहीं था। शायद उस लड़की को भी नहीं आता था। अब मुझे तो बिल्कुल नहीं आता था। मतलब जो प्रेम कहता है ना, कि हम वही कर रहे थे। प्रेम अब बिल्कुल हमारे सामने आ चुका था। हम उसके मतलब लड़की के बिना हम रह नहीं पाते थे। आज शायद लड़की के मन में ऐसा ही कुछ ख्याल चल रहा होगा। तभी तो जब भी उसको मौका मिलता था, अब हमारी दुकान पर जरूर आती थी। हम दोनों बेचैन रहते थे, लेकिन मैं दुकानदार था, दुकान छोड़ करके, और मैं एकांत में कहाँ घूमने फिराने उसको लेके जाऊंगा। तब मैं थोड़ा घबरा जाता था कि कैसे अब मैं इस रिश्ते को आगे बढ़ाऊंगा। मैं तो दूर का सोच रहा था, लेकिन सब कुछ दिमाग गड़बड़ा जाता था। मेरे दुकान पर हमेशा कुछ न कुछ लोग रहते थे, नाश्ता पानी करते हुए, और मुझे एकांत मिलता नहीं था। तब मुझे लगने लगा कि काश मुझे एकांत मिल जाता। मैं इस लड़की के साथ कुछ अकेले में बात करता, अपनी दिल की बात कहता, उसकी दिल की बात सुनता। मौका कब मिलेगा, ऐसा कब होगा? शायद लड़की के मन में यही सब चल रहा था। मेरी दुकान जो थी 9 बजे से लेकर 10 बजे रात तक, आखिरी 10 बजे तक मेरी बंद हो जाती थी। अब वो लड़की जाती, दूर से शायद आती थी। अब मैंने कभी उसको कहूँ ना कि मैं जब जाती थी तो मेरी नज़रें पीछा करती थी, लेकिन कब कहाँ चली जाती थी, कौन से रास्ते पर निकल जाती थी, मैं हैरान रह जाता था। मतलब चलने में इतना तेज थी, फास्ट थी, मेरी नज़रें एकदम धोखा खा जाती थी कि कौन से रास्ते पर गई। अभी तो मैं यहाँ उसको जाते हुए देख रहा था, इतनी जल्दी कैसे चली गई। खैर, जब हम दोनों का प्यार चरम सीमा पर पहुँच जाता है, तब लड़की कहती है कि हम लोग कहीं मिले ना, एकांत में मिलते हैं। मैं तो इसी चीज़ के लिए व्याकुल था। कहता हूँ कैसे संभव हो जाएगा, ये संभव कैसे हो सकता है? आप तो दूर रहती हो, आप आती हो 6 बजे 7 बजे जब अंधेरा हो जाता है, उस टाइम हमारी दुकान पर भीड़ रहती है। तब कहती तुम्हारी दुकान बंद कितने बजे होती है? मैं बताता हूँ कि देखिए, कभी 9 बजे, आज जब भीड़ रहती है तो 10 बजे भी बंद करना पड़ता है। तब कहती है हम 11 बजे मिलेंगे। जब वो लड़की बोलती है कि हम 11 बजे मिलेंगे, मैं घबरा जाता हूँ। अरे भाई, लड़की जात है, अब घर से बाहर कैसे निकल पाएगी? मैं उससे कहता हूँ नहीं नहीं, ये ठीक नहीं रहेगा। आप घर से बाहर कैसे निकलोगी? आपके घर के परिवार के लोग कैसे आपको बाहर जाने देंगे? तब कहती है आप उसका टेंशन छोड़ो ना, जब मेरे परिवार के लोग सो जाएंगे 10 बजे तक, मैं आज़ाद हो जाऊंगी, फिर मैं अपने घर से बाहर निकल जाऊंगी, और बताओ हमें कहाँ मिलना है। मैं सोच में डूब जाता हूँ कि मैं कहाँ कहूँ, कहाँ कहूँ। तब लड़की कहती है मुझे पता है, एक जगह मैं जानती हूँ जहाँ पर कोई आता जाता नहीं है, रात के टाइम में। वो जगह हम लोग को मिलने के लिए बहुत ही सुंदर जगह है। इसके बाद उसकी बताए हुई जगह पर मैं पहुँच जाता हूँ। वहाँ पर लोग बाग, हमारे जो गांव के, बस्ती के और आसपास के लोग थे, कहते थे कि रात के टाइम में उस जगह पर कोई जाता नहीं, उस तालाब के पास में कोई जाता नहीं, वहाँ तो भूत प्रेत दिखाई देते हैं। लेकिन मैं पढ़ा लिखा इंसान था, मैं भूत प्रेत को मानता नहीं था, और ना मैं डरने वाला व्यक्ति था। प्रेम में पागल था। उसकी लड़की की नज़दीकियाँ पाने के लिए मैं उस तालाब के पास पहुँच जाता हूँ। आज जब मैं पहुँचता हूँ वो लड़की थी नहीं वहाँ पर। मैं इंतज़ार करने लगता हूँ। आसपास के माहौल बहुत ही डरावना था। तब मुझे सोचने विचारने का टाइम मिलता है कि कहीं लड़की आएगी कि नहीं आएगी। वो जो तालाब था उसमें कभी कभी उथल पुथल मचती थी। ऐसा लगता था कि जैसे कोई पानी का फवारा से निकल रहा हो, कभी हलचल हो रही हो, जैसे उसमें कोई जानवर घुस आया हो। इस तरह की हलचल हुआ करती थी। वो कुछ क्षण के लिए मैं घबरा जरूर जाता था। लेकिन लड़की आती है 12 बजे। जब पूरा 12 बज जाता है, तब लड़की हमारे सामने में आकर खड़ी हो जाती है। किस रास्ते से आई, कहाँ से आई, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है। जब आकर के मुझे डरा देती है, तब तो मैं उछल जाता हूँ। तब वो खिलखिला के हंसने लगती है। डर गए ना?
मैं कहता हूँ हाँ, आपने मुझे डरा दिया। तब कहती है ये जगह ही ऐसी है, लोग बाग की नज़र में ये भूतिया जगह है, क्या आपको कोई भूत प्रेत दिखाई नहीं दिया? तब मैं हंसने लगा, कहने लगा कि मैडम, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बेशक मैं हलवाई का काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ पढ़ा लिखा। हमारी पुस्तक में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भूत प्रेत होते हैं। साइंस कभी नहीं कहता है कि कोई भूत प्रेत होता है। ये तो व्यर्थ की बातें हैं। मैं इन बातों को पर यकीन नहीं करता हूँ। तब कहती है बड़े दिलेर हो। मैं कहता हूँ ऐसा कुछ समझ लो। इसके बाद हम तालाब के किनारे बैठ जाते हैं, अपने दिल की बात एक दूसरे को सुनते हैं, सुनाते हैं, और रात व्यतीत होने लगती है। जब लड़की कहती है कि देखो अब आपको अपने घर जाना चाहिए, अब सुबह होने के कगार पर है, अगर आपके परिवार वालों ने आपसे पूछ लिया कि रात में कहाँ गए थे, तब क्या जवाब दोगे? मैं सही में बहाना ढूंढने लगा था। अब मैं सोचने लगा कि मैं क्या बहाना बताऊंगा। तब लड़की कहती है आप बहाना बना देना कि मैं अपने दुकान पर ही सो गया था। मेरा जिक्र तो बिल्कुल भूल के भी मत करना। अगर मेरी जिक्र कर दी अपने परिवार में तो समझ लो कि मैं तुम्हें दोबारा फिर नहीं मिलूंगी। मैं घबरा गया था। अब मैं कहने लगा नहीं नहीं, ऐसा मैं कभी नहीं करूँगा। मैं बना दूंगा बहाना कि मैं दुकान पर थका हुआ था और अपने दुकान के अंदर ही सो गया था। ये कौन सा बड़ी बात है, इतना बहाना तो मैं बना ही देता हूँ। और इसके बाद वही हुआ। जब मैं घर पर जाता हूँ, सुबह का टाइम हो जाती है और मेरे पापा जग जाते थे जल्दी से, और जब मुझे देखते हैं तब कहते हैं अरे बेटा संजय, तुम कहाँ रह गए थे रात भर? मैं अंगड़ाई लेते हुए कहने लगा पापा क्या करूँ, थक गया था, आज दुकान थोड़ा देर भी बंद करना पड़ा। मुझे लगा कि इतना दूर मैं आऊँगा जाऊँगा, चलो दुकान पर ही सो जाता हूँ, एक ही बार सुबह में चलूँगा और नहा धो के नाश्ता करके और फिर हम दोनों आ जाएंगे साथ में। पापा के मन में जरूर मेरा ये बात जरूर संशय कर रही होगी, संदेह की दृष्टि से मुझे देख रहे थे। लेकिन मैं जब अपना बात अच्छी ढंग से रखता हूँ ना, तब मुझे लगता है कि मैंने तो अपना सफाई दे दिया है। मेरी बात पर ज़रूर यकीन करेंगे। लेकिन मैं देख रहा था उनका चेहरे मोहरे को, मैं उनको अच्छी तरह से जानता था। जब वो चिंता में होते थे तो उनके माथे पर बल पड़ा रहता था, वो बल मुझे दिखाई दे रहा था। मतलब वो मेरी बात को शायद यकीन नहीं कर रहे थे। मुझे लगा कि चलो मान जाएंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। प्रेम में था, मैं जोश में था। आज जब इतनी सुंदर लड़की मिल जाती है दोस्त में, फिर कहने की क्या बात होती है। अब दूसरी रात आती है, शाम के टाइम वो लड़की आती है, कुछ मिठाई मुझसे लेती है, खाती है। आज जब मैं उससे पूछता हूँ कि क्या आज भी हम मिलेंगे, तब मुझे मना कर देती है। कहती नहीं, मैं खुद बताऊंगी, जब हमें मिलना होगा मैं खुद तुम्हें अब बता दूंगी, तब तुम उसी तालाब पर पहुँच जाना। एक हफ्ते में हम एक ही बार मिल पाते थे। इसके बाद हम सुबह जब अपने घर जाता था तो मेरे जो पिता हैं अब फिर मुझसे सवाल पूछते थे। लेकिन अब सवाल अब दूसरे नज़रिए से पूछते, कहते थे कि तुम बेटा शायद थक गए थे इसलिए दुकान पर तुम रुक गए थे और सुबह सुबह आ रहे हो। मतलब वे व्यंग कसते थे। मैं उनका व्यंग सुनकर के मने मन हैरान हो जाता था। पिताजी, मैं उनसे पूछता था क्या अब कहना क्या चाह रहे हो, मैं कहीं और गया था। तब पिताजी कहते नहीं बेटा, तुम कहाँ जा सकते हो, तुम कहाँ जा सकते हो, तुम जरूर अपनी दुकान में सोए होंगे। शक हो गया था, लेकिन ये बात मैंने अपने परिवार में किसी को नहीं बताया था। इसी तरह कम से कम 4 महीना निकल चुका था। चौथा महीना स्टार्ट हो गया था। हफ्ते में कभी 2 बार भी मिल जाते थे। इसके बाद तो हमारा दिन दुनिया ही बदलने लगा था। मैं हमेशा मिठाई जरूर बनाता था, लेकिन मेरा ध्यान उसी लड़की में रहती थी। क्या कर रही होगी, कहाँ होगी, किस हालात में होगी, खाना खाया या नहीं खाया। मतलब मैं इतना उससे प्रेम करने लगा था। मेरे मन में बस वही बसी रहती थी। कभी कभी मिठाई में बनाने में गलती कर देता था, तब मेरे पापा मुझ पर सवार हो जाते थे, डांटते थे, तूने मिठाई को क्या बना दिया, ऐसे बनती है मिठाई। तब मुझे शर्मिंदा होना पड़ता था। मुझे लगता था कि मैं उसके प्यार में इतना आगे निकल चुका हूँ कि मैं गलतियाँ पर गलतियाँ कर रहा हूँ। तब मुझे लगा कि नहीं, मुझे सुधरना होगा, मुझे अब अपनी सोच से बाहर निकलना पड़ेगा। हाँ, हम दोस्त ज़रूर रहेंगे, मिलते रहेंगे, और जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। मैं तो दूर की बातें सोच रहा था,
मैं तो सोच रहा था कि काश उससे मेरी शादी हो जाए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ी थी ये शब्द उसके आगे बोलने के लिए। आखिरकार 4 महीना बीत जाता है और जब एक शाम को आती है, मैं पूछ लेता हूँ ऐसे ही, अरे वो बाबा जी नहीं आए क्या अभी तक? और तब मैं देखता हूँ उसका चेहरा उतर जाता है, थोड़ा गमगीन हो जाती है और कहती नहीं अभी तो नहीं आए, हम भी उनका बहुत चिंता कर रहे हैं, अब तक तो उनको आ जाना चाहिए था। मेरे पिताजी कहीं बाहर गए हुए थे। जब उस लड़की को देखते हैं मेरे से बात करते हुए, नज़दीक आ जाते हैं। आप हम शायद हमारी बात सुन लिए होंगे। वो भी पूछ बैठते हैं कि बेटा कहाँ है मेरा दोस्त जी, अभी तक नज़र नहीं आए, कहीं दूर चले गए हैं क्या? और तब लड़की कहती है हाँ अंकल, वो गए थे किसी काम की वजह से, अब तक तो उनको लौट कर आना चाहिए था, लेकिन अभी तक लौटे नहीं, ना जाने कब लौटेंगे, हम भी उनके बारे में चिंता कर रहे हैं। और तब मेरे पापा कहते हैं चिंता मत करो, आ जाएंगे, ज़रूर अपने घर पहुँचेंगे, आप काम में फंसे होंगे, कहीं दूर गए होंगे। अब उस लड़की को समझा के कहते हैं बेटी जा अपने घर पर, कहो तो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ। और तब लड़की मुस्कुरा के मेरे पिता को कहती है नहीं अंकल, आप क्यों जाओगे, मेरा रास्ता देखा हुआ है। और इसके बाद वो लड़की चली जाती है। अंधेरा हो गया था इसलिए मेरे पिताजी चिंता कर रहे थे, लेकिन लड़की उनको जवाब दे करके आराम से निकल जाती है। हाँ मैं तो समझा कि आज मैं पकड़ा गया। दिल में जब चोर होता है ना तो इंसान को ऐसा ही लगता है। और तब सही में जो मैं सोच रखा था वही बात होती है। मेरे पिताजी मेरे करीब आकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं उस लड़की से तू बात क्या कर रहा था अकेले में? मैं कई बार नोटिस किया हूँ, जब भी वो लड़की आती है तो बड़ा खुश हो जाता है, बड़े चाव से उसको बढ़िया मिठाई खिलाता है, ना पैसे भी मांगता है। चक्कर क्या है संजय, सच सच बता। मैं सच कहूँ ऐसा लगा कि मैं पकड़ा गया हूँ। मैं बहाना बनाता हूँ लेकिन पिताजी हर बहाने को काट देते हैं, कहते नहीं नहीं, सच्चाई क्या है मैं वो जानना चाहता हूँ। मैं कैसे बताऊँ? अगर मैं बताता हूँ अपने परिवार को, आप लड़की को पता लग जाए तो वो मेरे से दोस्ती तोड़ सकती है। मेरे पिताजी मुझसे ना जाने कितना सवाल पूछते रहे, लेकिन मैं हर बात को अब झूठी बोलता था कि नहीं मेरी कोई इससे दोस्ती नहीं है, बस मिठाई की दुकान पर आती है, मेरी मिठाई दुकान है, मिठाई मांगते मिठाई देता हूँ, बस इतना ही तो करता हूँ। और तब कहते हैं कि पैसा क्यों नहीं लेता है? मैं कहने लगा कई बार वो पैसा दे देती है अपने आप, मैं मांगता नहीं हूँ। जब उसके पास में होता है दे देती है, और जब नहीं होता है तो अगली बार आती है तो दे देती है। मैं ऐसा ही बहाना बना करके बात ख़त्म करना चाहता था। ख़त्म हो भी गई थी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था कि पिताजी के संदेह जो मुझ पर हुआ है ख़त्म हुआ है। मैं उनको जानता था ना, उनके चेहरे पर ऐसे लकीरें मैं देख लेता था जब चिंतित होते थे। इसके बाद वो मुझसे कहते हैं, लगभग 8 साढ़े 8 का वक्त था, कहते हैं संजय जा, तेरी मम्मी की तबीयत आजकल ठीक नहीं है, जा घर पर जा, मैं दुकान बढ़ा के आ जाऊंगा। मैं उस दुकान पर रुकना चाहता था, अब मैं ही दुकान बढ़ाया करता था। आज सुबह में मैं ही दुकान खोलता था, इसके बाद मेरे पिताजी आते थे, मेरी सहायता करते थे, हम दोनों मिलजुल करके उस दुकान को चलाया करते थे। लेकिन आज ना जाने क्या वो सोच करके मुझे घर भेज रहे थे। अब मैं उनको बात को कैसे टाल सकता हूँ? खैर आज मुझे उस लड़की से मिलना भी नहीं था, तो मैं बड़े आराम से अपने घर की तरफ निकल जाता हूँ। जा कर के घर में बाकी मेरी मम्मी की तबीयत ख़राब थी, अब मैं थोड़ा सेवा भाव उनका करने लगता हूँ। मेरी बहन भी थी, हम दोनों मिल कर के अपनी मम्मी को सेवा भाव करते हैं, दवा वगैरह देते हैं। और तब तक 2 घंटे के बाद पिताजी आ जाते हैं। और जब पिताजी दरवाजे पर आवाज़ देते हैं तो मेरी बहन भाग के जाती है, दरवाज़ा खोलती है। अब पिताजी जिस हालत में लौटे थे ना, उनका चेहरा सूखा हुआ था, चेहरा में डर साफ दिखाई दे रहा था। हम सब दौड़ पड़े थे पिताजी को संभालने के लिए। पिताजी की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी, ऐसा लगता कि कोई डरावना चीज़ पिताजी को डरा दिया है। हम पूछते रह गए कि पिताजी क्या हुआ आपके साथ में, क्या आपने कोई ऐसा चीज़ देख लिया, आप डर गए, बात क्या है, आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? बस वो कह रहे कि बस पानी पिला दो, पानी पिला दो। पानी देते हैं जैसे उनका प्यास ही नहीं बुझ पा रही है, 2-3 गिलास पानी पी जाते हैं। अब हम दोनों अब क्या कर सकते हैं, मम्मी की तबीयत ख़राब था, आप पिताजी को लेटाते हैं कि आप थोड़ा आराम कर लीजिए, शायद आराम करने से आपकी तबीयत सुधार हो जाएगी। ऐसा ही करते हैं। इसके बाद वो एकदम आराम भी उनको हो जाता है, आंखें बंद कर लेते हैं। अब हमारी टेंशन दोनों तरफ थी, माँ की तबीयत खराब और इधर पिता की तबीयत खराब।
हम दोनों भाई बहन अब दोनों तरफ देखने लगते हैं। माँ को ज़्यादा तकलीफ नहीं थी, लेकिन जो हादसा पिताजी के साथ में हुआ था, क्या हुआ था इनको कुछ समझ में नहीं आता है। आखिरकार जब पिताजी मैं जगाने जाता हूँ और जब पिताजी आंखें नहीं खोलते हैं तो मैं सन्न सा रह जाता हूँ। मैं अपनी दीदी को आवाज़ देता हूँ, दीदी देखो पिताजी को क्या हो गया, पिताजी को क्या हो गया। लेकिन पिताजी तो इस दुनिया को छोड़ के जा जा चुके थे। अब जैसे हमारे घर में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। मेरी बीमार मम्मी आकर के पिताजी के पास बैठकर रोने लगी और वो माहौल गमगीन हो गया था। मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। हम भाई बहन रो रो के बुरा हाल था। हमारे पड़ोसी आ जाते हैं और सब हमारे दुख में शरीक होते हैं। आखिरकार सब जानना चाहते थे कि पिताजी के साथ में क्या हुआ। जो हमें पता था हमने सबको बता दिया। कोई कह रहा था कि शायद डर गए होंगे, कोई कह रहा था कि शायद रास्ते में भूत प्रेत देख लिया होगा, इसलिए डर करके उनकी मौत हो गई। जितनी मुंह था उतनी बातें थी। हम किस पर विश्वास करें किस पर ना करें, लेकिन हमारी दुनिया बिल्कुल उजड़ गई थी। पिता के जो सर से साया था उठ चुका था। भाई बहन का आंखों में नमी हमेशा रहती थी। हम रोते रहते थे। हमारे पड़ोसी, इसके बाद हमारी बहन भी आ जाती है जो शादीशुदा थी। कुछ रिश्तेदार भी खबर जब मिलता है वो भी आ जाते हैं। हम लोग को संभालने में लग जाते हैं। दुकान मेरी बंद पड़ जाती है। अब दुकान को कौन टेंशन करे जब हमारे घर से हमारा पिता का साया मेरे सर से उठ चुका है, कौन परवाह करे। आखिरकार समय गुजरने लगता है। रिश्तेदार जो थे अपने अपने घर लौटते हैं। इसके बाद मेरी बड़ी बहन अब हमारे पास में थी, वो मुझे समझाती है, कहती भैया देखो अभी इतना ही टाइम पिताजी के पास में था, अब वो जो अपना समय पूरा कर गए, लेकिन दुनियादारी है ना, अब आपको ही सब कुछ देखना पड़ेगा। दुकान की जिम्मेदारी अब आपकी पूरी है। ऐसी दुकान से तो आपका धर्म कर्म चलने वाला है, तो इस दुकान को आप भूलो मत। आप जाओ अपना दुकान को फिर से स्टार्ट करो, शुरू करो, तभी तो सब कुछ काम चलेगा। मेरी बहन की बात में वजन था। मैं भी सोच रहा था। और आखिरकार बहन को जब विदा करता हूँ, बड़ी बहन चली जाती है, तब मैं अपना दुकान की तरफ लौटता हूँ। मैं हमेशा गमगीन रहा करता था। लोग बाग आते थे, उनको क्या मतलब कि तुम्हारे साथ में क्या दुख हुआ है। उनको तो बढ़िया मिठाई बढ़िया नाश्ता चाहिए था और वो अपना काम जरूर करते थे खाने पीने में। अब उनको क्या मालूम कि मेरे साथ में क्या चल रहा है। मेरा हालत कुछ ऐसी हो गई थी। हफ्ता दिन से ऊपर हो चुका था दुकान खोले हुए, लेकिन एक बार भी वो लड़की नहीं आई थी मेरी दुकान पर। मुझे उस बात का टेंशन लग रही थी, आखिर क्यों नहीं आ रही है। क्या वो मुझे भूल चुकी है, कहानी क्या है, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रही थी। पूरा जब 15 दिन बीत जाता है, पूरा महीना दिन बीत जाता है, अब मैं उसका इंतज़ार करता रहता हूँ कि शायद अब आ जाएगी, कहीं लंबी चली गई होगी, शहर चली गई होगी, आएगी जरूर आएगी। लेकिन जब पूरा 3 महीना बीत जाता है और जब वो नहीं आती है ना, तब मैं उसकी तलाश में लग जाता हूँ। दुकान 9 बजे बढ़ाता था, कभी कभी 10 बज जाता था, लेकिन जब कोई ग्राहक नहीं होता था तो 9 बजे मैं दुकान बढ़ा करके, और जिधर लड़की जाती थी मैं अब जानता था कि इधर ही इसका गांव है, इधर ही इसका घर है। अब मेरे जो पिताजी थे कुछ बताया करते थे कि महल जैसा उसका घर है। तो इस इलाके में अब महल कहाँ पर है, कौन सा महल की बात करते थे, मुझे उस चीज़ को जानकारी लेना था। अब मैं 9 बजे के बाद पागलों के माफिक साइकिल पर सवार हो करके अब मैं उस लड़की के घर तलाशने की कोशिश करता था कि कहीं ना कहीं लड़की तो मिलेगी, लेकिन लड़की का आता पता नहीं चलता है। तब तक समय और बीत चुका था, पूरे 6 महीने से ऊपर हो चुका था। मैं तो लगने लगा कि लड़की शायद मैं उसको खो दिया हूँ, लेकिन मैंने ऐसा क्या गलती कर दिया जो लड़की मुझसे रूठ गई है। अभी मैं गाहे बगाहे कभी उस तालाब पर चला जाता था जहाँ पर हम मिला करते थे, कहीं वो वहाँ पर आ तो नहीं रही है। मैं घंटा 1.5 घंटा उस तालाब पर बिताता था, जबकि लोगों की नज़र में वो तालाब भूतिया था। मैं जब वहाँ जाता था ना, पानी के अंदर में हलचल होती रहती थी, कुछ अजीब अजीब आवाज़ें मुझे सुनाई देती थी, लेकिन मैं डरपोक नहीं था। और ऊपर से मैं एक तरह से प्रेम में पागल हुआ पड़ा था। मुझे तो किसी चीज़ का परवाह ही नहीं था। मैं तो एक झलक उस लड़की को पाना चाहता था कि कब मेरी आंखों के सामने आ जाए, मैं उससे सवाल पूछूं कि तुम कहाँ थी, मैं अपनी बाहों में भर लूँ, बस
यही तो चाहत थी मेरे अंदर में। मैं उस तालाब पर घंटा 1.5 घंटा बिताता था, लेकिन उसका आता पता नहीं चलता था। मैं इधर उधर का बस्ती में, गांव में भटकता रहता था। उस महल को तलाश करने की कोशिश करता था जो पिताजी ने बताया था कि ये लोग बहुत ही धनी परिवार के लोग हैं, ये तो राजा महाराजा की तरह जीते हैं, जो मुझे बताया करते थे। मैं उसी तरह का घर तलाशने का काम करता था, लेकिन अभी तक ऐसा घर मेरी नज़र में कोई नहीं आया था। मैं हार मानने वाले में से नहीं था। मैं बस जानना चाहता था कि आखिर मेरे में रुचि लड़की की ख़त्म हो गई या फिर कोई अलग बात है, कोई परेशानी में तो नहीं आ गई। मुझे ऐसा ही टेंशन हुआ पड़ा था। मैं उस लड़की को जिस जान से प्यार करता था, मैं कैसे उसको भूल सकता था। मैं उसके खोजबीन में लगा रहता हूँ। 9 बजे दुकान, कभी 10 बजे दुकान, और मैं इधर उधर साइकिल पर लेकर के और उसका घर, उसका महल ढूंढने की कोशिश करता था। मैं दूर दूर तक निकल जाता था, लेकिन ऐसा कोई महल, मुझे घर दिखाई नहीं देता। मैं कभी कभी रात में घंटा 1.5 घंटा अनजान जगह पर बैठ जाता था साइकिल खड़ी करके, शायद इसी रास्ते से आएगी, इसी रास्ते से जाती होगी, लेकिन वो कहीं मुझे दिखाई नहीं देती है। तब मैं तालाब पर आ गया। तालाब पाया ना एक रात को, शायद मुझे लगा कि शायद उसका मन पसंद का जगह है, ज़रूर कभी न कभी आती होगी। 9 बजे से मैं जा करके और वहाँ साइकिल खड़ा करके अब उसका इंतज़ार करने लगता हूँ। वो कहूँ ना, पूनम की रात थी। पानी में चांद जैसे चमक रहा था, पानी के अंदर में हलचल हो रही थी। तभी मुझे कोई आता हुआ नजर आता है। एक बार तो मुझे लगा कि वही लड़की होगी। मेरा दिल खुशी से उछलने लगता है, लेकिन जब निराशा मुझे लगती है और जब मैं देखता हूँ कि एक बूढ़ा बाबा है, वो बूढ़ा बाबा वो नहीं थे जो जिनको जानता था और जो उस लड़की के रिश्तेदार थे। ये कोई और था। मैं जिस जगह पर बैठा था उसी रास्ते से आ रहे थे। आज जब मुझे वहाँ पर साइकिल खड़े हुए और मुझे बैठे हुए देखते हैं, तब वो रुक जाते हैं, मुझे घूरते हैं सर से पैर तक, और फिर कहते हैं, बेटा तुम कौन हो और इतनी रात को तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? क्या तुम्हें मालूम नहीं है ये जगह रात के लिए नहीं है, यहाँ पर बहुत कुछ चलता रहता है। क्या तुम्हें इस जगह के बारे में जानकारी नहीं है? बेटा तुम चले जाओ यहाँ से, बेटा तुम चले जाओ। मैं कहूँ ना, मैं अपने प्यार में गमगीन था। मैं तो अपने नज़रों में उस लड़की का अब छवि बनी हुई थी। अब मुझे लग रहा था कि आएगी, ज़रूर आएगी, लेकिन जब वो नहीं आते, साधु बाबा जैसे लोग आते हैं, अब मुझसे कहते हैं, बेटा यहाँ से चले जाओ, ये जगह तुम्हारे लायक नहीं है, यहाँ रात में कुछ ना कुछ चलता रहता है, ये खतरनाक जगह है, तुम्हें यहाँ पर रुकना नहीं चाहिए। तब मैं कहता हूँ, बाबा मैं करूँ तो क्या करूँ? कहते हैं, क्या बात है, क्या हुआ है तुम्हारे साथ में? तब मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। कहता हूँ, बाबा मेरे साथ में ऐसा सब कुछ चल रहा है, अब आप ही बताइए। मैं उस लड़की के साथ यहाँ पर मिला करता था, पूरी कहानी बता देता हूँ। अब मैं कहता हूँ कि मैं तो बस उसको ढूंढ रहा हूँ, लेकिन वो लड़की मिल ही नहीं पा रही है। जैसे मैं उस लड़की का हुलिया बताता हूँ, जो बाबा मुझसे पूछ रहे थे कि बताओ उसका हुलिया कैसी है, मैं सब हुलिया बता देता हूँ। तब वो मेरी तरफ देखते हैं, मैं देखता हूँ वो भी कुछ चिंता में डूबे हुए दिखाई देते हैं। मैं कहता हूँ, बाबा जी बात क्या है, आप मुझे इस कदर से क्यों घूर रहे हो? तब कहते हैं, बेटा घर लौट जा और दोबारा कभी मत आना। अगर दोबारा आएगा ना, तो जैसे तेरे पिता के साथ में हुआ है ना, तेरे साथ भी हो जाएगा। सच कहूँ ना, मुझे विश्वास नहीं हुआ था कि मेरे पिता के जानते थे, मेरे पिता के बारे में क्या हुआ था। मैं उछल सा गया था। मैं कहने लगा, अरे आप मेरे पिता को जानते हो क्या? तब कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, तुमने तो बताया। तब मैं जान गया कि तुम्हारे पिता कौन थे। मैं अच्छी तरह से उनको जानता था। मैं दुकान में कभी कभी जाता था प्रसाद वगैरह लेने के लिए, अच्छे लोग थे। सच कहूँ ना, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरे पिता के बारे में क्या राज जानते हैं। अब मुझे क्यों कर रहे थे कि कभी भूल करके लौट करके इस तालाब पर मत आना, ये तालाब तुम्हारे लिए सही जगह नहीं है। तब मैं कहता हूँ कि आखिर मेरे पिताजी के साथ में क्या हुआ? आप अभी भी कहा था, अभी आपने कहा था कि तुम्हारे पिता के साथ जैसा हुआ है कहीं तुम्हारे साथ में ना हो जाए। मामला क्या है, क्या हुआ था मेरे पिताजी के साथ में? तब कहते हैं, अरे जाओ बेटा, घर लौट जाओ, ये सब बातें बच्चों को बताने के लायक नहीं होती है। तुम समझदार हो, पढ़े लिखे हो,
तो अपने दुकान में अब निष्ठा रखो, अपने दुकान चलाने का काम करो और अपने परिवार को संभालो। ये प्रेम वगैरह का चक्कर छोड़ दो, ये गलत है। आज जिस लड़की के साथ तुम प्रेम कर रहे हो ना, आप शायद, अब मैं क्या बताऊं, बंधे हुए जुबान में कहते हैं, वो तुम्हारे लायक नहीं है बेटा, वो तुम्हारे लायक नहीं है। मैं समझ नहीं पाता हूं, लेकिन सबसे पहले मुझे जानना था कि मेरे पिताजी के साथ क्या हुआ था। मैं भी जिद पर अड़ गया था कि बाबा जी, अगर आप मेरे पिताजी के इतने अच्छे मित्र थे तो उनकी मौत कैसे हुई थी, आप मुझे बताइए ना। मुझे जानना है, मुझे जानना है। मैं आपसे वादा करता हूँ ये बात मेरे तक रहेगी, मैं और किसी को नहीं बताऊँगा। तब कहते हैं बेटा ये बात नहीं है, मैं बस तुम्हें समझा सकता हूँ, लेकिन कैसे बताऊँ, मुझे खुद अच्छा नहीं लग रहा है। तब मैं कहता हूँ देखिए बाबा जी, अब इस बात को जानना मेरी मजबूरी हो गई। मैं अपने पिता का मौत के बारे में जानना चाहता हूँ। आज जब वो घर पर आए थे, मैंने उनकी हालात देखा था, कितने डरे हुए थे, उनकी आंखें डरावनी हो गई थी, जैसे किसी भूत प्रेत को देख लिए थे। तब कहते हैं बेटा ऐसा ही हुआ था, जब तुम्हारे पिता तुम्हारे चक्कर में इस तालाब पर आए थे, उनको पता लग गया था कि तुम एक लड़की से प्यार करते हो और तुम तालाब पर जा कर के उस लड़की से मिला करते हो। उस लड़की को समझाने के लिए आए थे कि तुम मेरे बेटे का पीछा छोड़ दे, नहीं तो तेरे लिए सही नहीं होगा। जब वो तालाब पर आते हैं तो लड़की वहाँ पर मौजूद थी, वो अक्सर वहाँ पर आया जाया करती थी, उसके पसंदीदा जगह में से एक थी। मैं बाबा जी की बात सुनने का भरसक प्रयत्न करता हूँ, लेकिन मेरा दिल के धड़कन बढ़ी हुई थी। मुझे लग रहा है कि बाबा जी क्या बताना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी हर पल। जैसे जैसे बाबा जी बोल रहे थे और सारा भेद खोल रहे थे। और तब बाबा जी कहते हैं बेटा सब कुछ जान गए थे तेरे पिता, तू किस लड़की से प्यार करता है, कब तुम लोग जा करके तालाब के किनारे मिलते हो। अब तुम्हें तुम्हारे घर तक भेज दिया था, लेकिन खुद उस लड़की को समझाने के लिए तालाब पर आ गए थे अपने दुकान बढ़ाने के बाद में। इसके बाद वहाँ पर जब लड़की नहीं रहती है, इंतज़ार करने लगते हैं और कुछ लंबा टाइम वहाँ पर बीत जाता है। मैं उधर से आ रहा था, जैसे मैं आज आ रहा हूँ ना, अब तुम्हारे पिता भी बैठे हुए थे। मैं उनसे आके मिलता हूँ, अब मैं उनको देख करके हैरान हो जाता हूँ। कहता हूँ मेरे दोस्त तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये भी जगह तुम्हारे लिए नहीं है। और तब वो अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, पूरी कहानी बता देते हैं कि मेरे बेटे के साथ में ऐसा ऐसा कुछ चल रहा है, मैं उस लड़की को समझाने आया हूँ। तब जैसा होलिया बताते हैं, सब कुछ बताते हैं, मैं उनको समझाता हूँ कि आप चले जाओ, ये मुझ पर छोड़ दो, मैं उस लड़की को समझा दूंगा, तुम्हारे बेटे से दूर करा दूंगा, लेकिन तुम उस लड़की का आमना सामना ना ही करो तो बेहतर होगा। लेकिन वो गुस्से में थे, कहने लगे नहीं, मैं उस लड़की से बात करना चाहता हूँ। अब मैं उसको समझा देना चाहता हूँ कि आज से मेरे लड़के का पीछा ना करे और ना मेरे लड़के के साथ में कोई प्रेम संबंध रखे। मैं बहुत ही उनको समझाने की कोशिश किया कि आप घर लौट जाओ, घर लौट जाओ, लेकिन वो जिद में अड़े हुए थे। मैं भी देख लिया वहाँ पर वो लड़की आई नहीं थी, मुझे लगा कुछ देर के बाद में चले जाएंगे। मैं जिस काम से जा रहा था मैं आगे निकल गया। आज जब मैं लौट के आता हूँ ना, तो वहाँ पर तुम्हारे पिताजी नहीं थे। मतलब उस लड़की का आमना सामना तुम्हारे पिताजी से हुआ था। आज जो लड़की उनको मिली थी, क्या बातचीत हुई, मैं तो वहाँ पर नहीं था, लेकिन मैं एक अंदाज़ा लगा सकता हूँ। वो लड़की उनको मिली थी, तुम्हारे पिताजी ने, तुम्हारे बाबा तो उससे सवाल जवाब किए होंगे, लड़की को गुस्सा आया होगा और फिर अपनी असली रूप उसको तुम्हारे पिताजी को दिखा दिया होगा। और पिताजी समझ लो वो डर गए थे। अब तुम्हारे घर तक जरूर पहुँचते हैं, लेकिन वो डरी हुई हालत में। जब पूरी कहानी मुझे समझ में आ जाती है ना, तब मुझे वो सीन, वो शाम का, रात का सीन जो मैंने और मेरी बहन ने देखा था, सब कुछ बाबा जी तो सच्ची बता रहे थे। मेरे पिताजी के चेहरे पर डर था, बड़ी बड़ी आंखें फैली नजर आ रही थी और लंबी लंबी सांस ले रहे थे। हम लोग पूछते रह गए थे, लेकिन कुछ नहीं बताए। आखिर ऐसा क्या हुआ था उस जगह पर, ना तो बाबा जी ने बताया और ना मैं खुद जान पाया था। जब तक वो लड़की ना मिले तब तक मुझे चैन नहीं था। मैं भी जिद पर था और बाबा जी कह रहे थे कि देखो बेटा तुम चले जाओ, कहीं वही हाल ना हो जाए जैसे तुम्हारे पिताजी के साथ में हुआ था। तब मैं कहता हूँ बाबा जी मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। आखिर मैं उस लड़की से कैसे मिलूँगा, अब मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ कि उस रात
मेरे पिताजी के साथ में उसने क्या किया था, कौन है वो। तब तक बाबा जी सब कुछ थोड़ा बहुत मुझे समझा चुके थे और कह रहे थे कि बेटा वो इंसान नहीं है, जो तुम इंसान समझ के उसके साथ में दोस्ती रख रहे हो ना, वो इंसान है ही नहीं, वो जिन्नात है। और जिन्नात लड़की अब समझ लो कैसी होगी, अब तुम समझदार हो। मैं ना तो भूत प्रेत को मानता था, ना जिन्नात को मानता था, ना मैं इसके बारे में कुछ जानता था। और जब मैं पूछने लगा कि बाबा जी ये सब क्या होता है, और तब मुझे समझाते हैं जैसे चुड़ैल भूत प्रेत ऐसी ही है, ये जिन्नात की अलग प्रजाति होती है। और ये लोग बहुत ही खतरनाक होते हैं। जब प्रेम करते हैं तो दिलो जान से करते हैं, जब किसी को प्रेम करके धन देना चाहते हैं तो धन भी देते हैं, और जब उनसे दुश्मनी हो जाती है ना तो सब कुछ उसका ख़त्म कर देते हैं। वो जरा भी नहीं हिचकते। और तुम्हारे साथ में कुछ, तुम्हारे पिताजी के साथ में कुछ ऐसा ही होगा। मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ ना कि पिताजी तुम्हारे बाबत सवाल पूछे होंगे, और वो लड़की को लगा कि अब तो मेरा भेद खुल गया। और इसके बाद वो लड़की गुस्से में आ गई होगी, कुछ ऐसा अपना रूप दिखाया होगा, या फिर कुछ ऐसा कारण हुआ होगा कि वो जो रूप देखे होंगे पिताजी डर गए होंगे। और इसके बाद उनकी मौत तुम ही बता रहे हो ना। तुम चले जाओ बेटा। लेकिन मैं हारने वाले में से नहीं था। अब मैं कहता हूँ आप मेरे अब मदद कीजिए, आप मेरे पिताजी के दोस्त हैं ना, आप मेरे अब पिता तुल्य हैं, तो आप मेरी कुछ मदद नहीं करेंगे। कहने लगे देखो बेटा, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ और तुम यहाँ से चले जाओ, इसी में तुम्हारी भलाई है। लेकिन मैं जिद्दी था तो मैं जिद कर लेता हूँ और कहता हूँ कि बस एक बार मैं उस लड़की को देखना चाहता हूँ और मिलना चाहता हूँ। कैसे मिल सकता हूँ, आप मुझे वो रास्ता बताइए। कहते हैं कि आज चले जाओ, तुम फिर कभी आना। मैं कहता हूँ मैं आपको कहाँ ढूंढूंगा। और तब कहते हैं यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक कब्रिस्तान है, वहाँ पर मेरी कुटिया है, वहाँ पर तुम शाम के टाइम में आना, जब अपनी दुकान बढ़ाते हो, और तब मेरे पास में आना, और तब मैं जान पाऊँगा कि वो लड़की तुम्हें कहाँ मिल सकती है। हो सकता है कि मैं तुम्हारी उससे मुलाकात करा दूँ, लेकिन बेटा ये बहुत खतरनाक बात है, कुछ भी हो सकता है उस जगह पर। वो लड़की तुमसे नाराज़ हो गई तो तुम्हारी जान भी ले सकती है, बहुत बड़ा रिस्क है। मैं कहता हूँ नहीं, वो मेरी जान नहीं ले सकती, हम दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ऐसा मेरे साथ में कभी कर ही नहीं सकती है। इसके बाद अगले दिन अगली रात को मैं जल्दी से दुकान बढ़ाता हूँ 9 बजे, और मैं उसी शमशान में पहुँच जाता हूँ अपना साइकिल लेकर के। बाबा जी अपने स्थान पर ही थे, उनको आशा नहीं था कि मैं उस जगह पर पहुँच जाऊँगा, वो भी रात को टाइम पे। जब मुझे देखते हैं तब कहते हैं अरे भाई तुम तो पक्के जिद्दी इंसान हो, मैं तो समझा था कि तुम मेरी कुटिया में आ नहीं पाओगे, लेकिन तुम बिल्कुल जिद्दी हो अपने बाप की तरह। चलो आओ बैठो। मुझे बिठाते हैं और कहते हैं बस कुछ देर लगेगा, अब फिर मैं पता कर लूँगा कि वो कहाँ पर हैं, इस टाइम क्या कर रही है। अपनी आंखें मूंद लेते हैं और कुछ ध्यान लगाने लगते हैं। मैं तो उनके सामने बैठा हुआ था, मैं उनको सब कुछ देख रहा था। लगभग आधा घंटा लगता है और तब आंखें खुलते हैं और कहते हैं बेटा वो अपने घर से निकल चुकी है और वो तालाब पर पहुंचने वाली है, और वो तालाब पर ही मिलेगी। जैसे तालाब का नाम लेते हैं मैं तो खुश हो जाता हूँ और कहता हूँ बाबा जी मैं जा रहा हूँ। और तब कहते नहीं, ऐसे तुम बिल्कुल नहीं जाओगे, अगर गए तो समझ लो तुम्हारी जैसे पिता का हालत हुई थी तुम्हारी भी हो सकती है। वो लड़की सब कुछ जान चुकी है और उसको ये भी पता होगा कि तुम भी उसके बारे में बहुत कुछ जानते हो। वो तुम्हें छोड़ेगी नहीं। मेरी कहना मानो, तुम मुझसे दूरी रहो। लेकिन मैं जिद्दी इंसान था, अब मैं कहने लगा आप मेरी मदद कीजिए ना, और तब वो मेरी मदद करने का तैयार हो जाते हैं। मुझे एक माला देते हैं और कहते हैं इसको पहनना नहीं, अपने जेब में रख लो, अगर ये माला देख लिया तो तुम्हारे नज़दीक कभी भी नहीं आएगी। मैं उस माला को जो मंत्र से सिद्ध था और मैं अपनी जेब में रख देता हूँ। मैं साइकिल उठाता हूँ और फिर चल देता हूँ। और तभी मुझे बाबा जी समझाते हैं कि देखो बेटा, मेरा तो फ़र्ज़ है मैं तुम्हें रोकता हूँ, लेकिन तुम जिद्दी इंसान हो, लेकिन देखो उसको ज़्यादा नज़दीक मत जाना, दूर से ही बात करना, और तुम अपने घर लौट जाना, उसके नज़दीक जाने का कोशिश भी मत करना। मैं बाबा जी से बोलता हूँ कि बाबा जी मैं ऐसा ही करूँगा। आखिरकार मैं जब तालाब पर पहुँचता हूँ तो मैं जहाँ पर हम दोनों मिला करते थे वो तालाब के किनारे पर बैठी हुई अपने दोनों पैर लटकाए हुए, और वहाँ पर जैसे हलचल मचा हुआ था, जैसे अपने पानी में अपने पैरों को
छपाक छपाक कर रही थी। और तब मैं देखा पानी के अंदर में कुछ दूरी पर एक और हलचल सी हो रही थी, जैसे वहाँ पर कोई है पानी के अंदर में। मुझे लगा कि कोई मछली उछली, लेकिन इतना बड़ा मछली। और तब तक जैसे उसको आभास हो गया था कि यहाँ पर कोई आ चुका है। वो जैसे ही मुझे देखती है और गोली की तरफ खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम यहाँ पर कैसे आए, तुम कैसे आए? मैं साइकिल खड़ा कर देता हूँ और कहता हूँ, अरे हम प्रेमी प्रेमिका हैं, मैं इतनी टाइम से तुम्हें यहाँ पर आके देख रहा हूँ और तुम मिल नहीं पा रही हो। वो मुस्कुराती है और कहती है, तुम मुझे आज भी प्रेम करते हो, तुम मुझे आज भी प्रेम करते हो? और तब मैं कहता हूँ, हाँ मैं आज भी प्रेम करता हूँ। जैसे खुश हो जाती है और मेरे नज़दीक आती है, और जैसे नज़दीक आती है थोड़ा सा मैं पीछे हट जाता हूँ। और तब कहती, मेरे से दूर क्यों जा रही हो, मेरे से दूर क्यों जा रहे हो? मैं कहता हूँ, हम नज़दीक बैठेंगे, लेकिन मैं एक सवाल तुमसे पूछना चाहता हूँ, सच सच जवाब देना। मैं उसके सामने और वो मेरे सामने, हम दोनों की नज़रें आपस में मिल रही है। आसमान में चांद था, रोशनी भी थी, हम दोनों एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। मैं उसके चेहरे का रंग ढंग देख रहा था, उसके चेहरे पर बस कोई रंग ढंग नहीं था। बस जैसा मुझे मुस्कुराती हुई नज़र आती थी वैसी नज़र आ रही थी। फूल सा खिला हुआ चेहरा और जो मुझे आकर्षित कर रहा था। मेरा मन कर रहा था कब अपनी बाहों में भर लूं, लेकिन जो लड़की मेरे पिता का मौत का कारण हो, मैं भला उससे अब प्रेम कैसे करूंगा? मैं तो अपने सवाल का जवाब चाहता था और जो मैं उसको सामने खड़ा पूछने वाला था। वो बार बार मेरे नज़दीक आने की कोशिश कर रही थी। और जब मैं पीछे हटता, अरे पीछे क्यों जा रहे हो, पीछे क्यों जा रहे हो, बात क्या है? और तब मैं कहता हूँ, देखो मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ, अगर तुम मेरे बात का सही जवाब दे देती हो तो समझ लो हम जिंदगी भर के लिए साथ हैं। तब कहती है, हाँ हाँ पूछो पूछो, जैसे खुश हो जाती है। और तब मैं कहता हूँ कि मेरे पिता का मौत कैसे हुआ था। जैसे अपने पिता का नाम लेता हूँ और तब उसमें उसका चेहरा देखता हूँ, चेहरे का रंग ढंग बदल गया था। जो चेहरा खिला खिला सा था अचानक बुझ जाता है और तब फिर अपना रंग बदलती है। उसके चेहरे पर गुस्सा जैसे दिखाई देने लगता है। मैंने तो गुस्सा उसके चेहरे पर आज तक नहीं देखा था। वो जैसे नाराज हो गई थी और कहती है, तुम्हारे पिता को मैंने नहीं मारा, उनके कर्मों ने मारा। मैंने उनको सब कुछ बता दिया था, लेकिन वो समझने को तैयार ही नहीं थे। मैं उनको छुआ तक नहीं, मैं उनको कुछ हाथ तक नहीं लगाया, वो खुद मरे हैं, अपनी मौत खुद मरे हैं। मैं तो उनको समझा करके इस जगह से भेज रही थी कि आप घर चले जाओ, आप घर चले जाओ, लेकिन वो मुझसे लड़ाई करने के आप एक तरह से तैयार बैठे हुए थे। वो बार बार कह रहे थे कि तुम मेरे बेटे को पीछा छोड़ दो, तुम मेरे बेटे के पीछा छोड़ दो। मैं मान भी गई थी कि मैं, हाँ ठीक है, मैं आपके बेटे के साथ कभी नहीं आऊँगी, आप घर जाइए। लेकिन जिस रास्ते पर थे ना, वो रास्ता भूतिया था। अब मैं तो अब वहाँ से अपने घर की तरफ लौटने लगी थी, लेकिन उनके साथ में जो हुआ मुझे अब पता चल गया था। वहाँ पर कुछ ऐसी भी शक्तियाँ थी जो तुम्हारे पिताजी के इंतज़ार कर रही थी। उनके सामने आ जाती है और फिर उनका डरावना चेहरा देख करके भयभीत हो जाते हैं। शायद उनके साथ में कुछ हुआ भी होगा उस टाइम में, लेकिन अपने घर तक पहुँच जाने में सफल होते हैं। मैंने उनको हाथ नहीं लगाया, मैंने उनको छुआ तक नहीं था। उनसे मेरी बातचीत हुई थी, मैं सब कुछ मानती हूँ। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी का मौत का कारण बनूं, लेकिन चेहरे का रंग ढंग बदला हुआ था। और तब मैं उसका गुस्सा पहली बार देखा था। अब मैं कहने लगा, इसमें कितनी सच्चाई है, झूठ बोल रही हो, सच बोल रही हो, सच बताओ, सच बताओ। और तब वो ज़्यादा उखड़ जाती है और गुस्से में भी फरती हुई कहती है, देखो मैं तुमसे हमेशा प्रेम किया है, तुम्हारे साथ मैंने कोई धोखा नहीं किया है। मैं सच्चे दिल से प्रेम करती थी, लेकिन पिता हमारे तुम्हारे बीच में आ गए थे। अब मैं गुस्से में थी। हाँ जरूर मैं उनको डराया था, धमकाया था कि आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना, और डर करके वो भाग गए थे। बस इतना ही कसूर था। वो जैसे मुझे बाहों में भरने वाली थी, लेकिन जैसे ही मुझसे टच करती है जैसे बिजली का करंट लगता है और दूर छिटक जाती है। और इसके बाद वो बिजली गति से खड़ी होती है और फिर जैसे मुझ पर झपटना चाहती है, मुझे मारना चाहती है। उसको लग गया कि इसके पास में ऐसी कोई शक्ति है, और फिर वो मुझे छू भी नहीं पाती। कई बार मुझ पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन
वो बाबा जी का दिया हुआ आशीर्वाद मेरे जेब में था। इसी वजह से मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। लेकिन जाते जाते बोला था, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तुमने मेरा सारा भेद जान गया है। अब मैं चिल्ला के बोला था कि तुम जिन्नी हो, तुम इंसान नहीं हो। तुमने मेरे साथ में धोखा किया था। इसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा, कभी न कभी जरूर मिलेगा। तुम्हारी वजह से मेरे पिताजी का मौत हुआ, मेरे सर से साया उठ गया, सब कुछ तुम्हारी वजह से। इसके बाद वो रुकी नहीं। उसको लग चुका था कि मैं अब इसके आगे तो हार मान रही हूँ। इसके पास में ऐसे कोई ज़रूर शक्ति है जो मैं उस तक पहुँच नहीं सकती हूँ। इसके बाद वो कभी भी मेरे सामने आने का हिम्मत नहीं किया था। आप पूछेंगे उस माला का क्या हुआ? तब मैं माला अगले दिन उन बाबा जी को मैं जा कर के दे रहा था। तब बाबा जी ने कहा, नहीं, ये सौगात अपने पास में रखो। शायद ईश्वर ने तुम्हारे लिए ये मुझसे बनवाया था। इसी वजह से तुम्हारी जान बची थी। जाओ, ये माला तुम्हारे पास में हमेशा रहेगा। तुम्हारी रक्षा होती रहेगी। वो आज भी हमारे घर में माला है। लेकिन उसके बाद वो जिन्नात लड़की कभी भी हमारे आमना सामना नहीं होता है। अब तो मैं शादीशुदा हूँ, बाल बच्चेदार हूँ, लेकिन वो दुकान आज भी मेरी है और मैं दुकान पर कभी कभी बैठता हूँ। लेकिन अब तो हमारे घर में बैठने वाले बहुत लोग आ चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी संजय जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कहानी है जो मुझ तक पहुंचाना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार देना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों को शेयर करना और हाइप वाले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों, फिर हम मिलते हैं कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।